every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। यार, सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं। एक है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और उसके साथ है प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट फीचर है और इसमें जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनका ओवरऑल ऑपरेशन की जो अथॉरिटी है वो इसी के पास रहती है। जो प्रोजेक्ट टीम्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है जब भी क्या है कि किसी प्रोजेक्ट को, मान लो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है या एक टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट टीम्स को क्रिएट किया जाता है। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो वर्टिकल चेन ऑफ कमांड क्रिएट करते हैं और जो प्रोजेक्ट टीम्स हैं वो हॉरिजॉन्टल चेन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। अब जो फंक्शनल या फिर वर्टिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो प्रोडक्ट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको इंटरसेक्ट करती हैं और इसी से लाइनों को इंटरसेक्ट करते करते एक मैट्रिक्स, एक ग्रिड तैयार हो जाती है। जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के मेंबर्स जो हैं, एक प्रोजेक्ट टीम के जो मेंबर्स हैं उनको फंक्शनल डिपार्टमेंट में से निकाल लिया जाता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के डायरेक्शंस के अंडर उसे रखा जाता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके लिए, उस जो प्रोजेक्ट स्टाफ के ऊपर उसको अथॉरिटी मिलती है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट टीम को डिसॉल्व कर दिया जाता है और इसके जो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर वो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में वापस चले जाते हैं या फिर उनको नए प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के। पहला फीचर है, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अटेंशन फोकस करते हैं। जो प्रोजेक्ट का चार्ज है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया जाता है, उसको पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे पूरा टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, बाकी सारी कंडीशंस को देखते हुए, और जो टॉप मैनेजमेंट उसको बताती है कि भैया इस हिसाब से तुम्हें काम करना है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में से लोगों को लेकर आता है, उनको फंक्शनल जो ग्रुप्स वो बना रहा है उनको काम देता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे वही वाली बात कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं या फिर दूसरा प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाता है। जो मैनेजर है वो खुद भी अवेलेबल होता है कि भैया मेरे को रीअसाइन कर दो। डिवीजन मैनेजर जो है वो उसे रीअसाइन कर सकता है। थर्ड, जो प्रोजेक्ट है और जो फंक्शनल मैनेजर हैं इनके अलग अलग रोल्स होते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसका ना जनरल मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट होता है अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। हर फंक्शनल मैनेजर जो है वो अपने फंक्शन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या हो गया यार, प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड देता है, फंक्शनल मैनेजर अपने फंक्शन से रिलेटेड। फोर्थ है इसमें जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स से जो मैनेजमेंट करी जाती है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में यही जो है एक बेसिक रहता है इनका सोचने का और काम करने का नज़रिया। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गए इसके फीचर्स। अब जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ग्रिड सी देखने को मिल रही होगी ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन डिवीजन है उसका यहाँ पे किस तरीके से काम को किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जो डिवीजन है वो उसमें कुछ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, अलग अलग हिसाब से, जैसे आप देख सकते हो जो डिवीजन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट दे रहे हैं। हर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लोअर पोर्शन में है फिगर के, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल वर्क ग्रुप्स हैं अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में से। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको अथॉरिटी दी गई है और हर प्रोजेक्ट जो है वो उसे असाइन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको हम क्या दे रहे हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके।
जो फंक्शनल वर्क ग्रुप्स हैं हर प्रोजेक्ट के लिए, वो असाइन किए जाते हैं फुल टाइम बेसिस पर, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट में से आप लेकर आते हो। अब जो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या सर्विस की उनको और ज़रूरत नहीं है, तो अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट जिससे उनको निकाला गया था उसमें वापस भेज देते हैं। जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है अलग अलग वर्क ग्रुप्स की डिपेंड करती है हर प्रोजेक्ट के नेचर पे, कितना उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, ये सब नेचर पे डिपेंड करेगा। जो कॉम्बिनेशन है लोगों का और रिसोर्सेज का, उसमें क्या है कि आपको प्रोजेक्ट गोल्स अचीव करने हैं, वो इनका टारगेट रहता है, और इनके कॉम्बिनेशंस को आप चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट में। अभी सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, छोटा सा है। अभी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप की गई है ताकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जिसमें एक स्ट्रक्चर उनके लिए फ्लेक्सिबल है और टेक्निकली साउंड है। जो टेम्पररी प्रोजेक्ट टीम्स हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए, सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए उनको रखा जाता है। जैसे एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर केमिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स में वो जो है, अब दोबारा बोलता हूँ अभी जो जैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके केमिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं वो फिजिकिस्ट, अकाउंटेंट्स और बाकी प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके। जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम्स को एक स्पेसिफिक स्पेस या वेपन सिस्टम बनाने के लिए रखा गया है या अपॉइंट किया गया प्रोजेक्ट टीम को। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई छोटा प्रोजेक्ट कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना उसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की और फिर बात करेंगे लिमिटेशंस की। पहला एडवांटेज क्या है इसका, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ये एक काफ़ी एफिशिएंट मीन्स है जहाँ पे आप जो डाइवर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं उनको एक साथ लाते हो ताकि एक कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट पूरा किया जा सके, एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके। दूसरा, ये नेचर में फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे इसको ना काफ़ी अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड हैं। इसलिए क्या है कि जो चेंजेस होते हैं ना मार्केट में, टेक्नोलॉजी में, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करती है। थर्ड है इसमें ये जो प्रोजेक्ट में जो लोग एंगेज्ड हैं उनको काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करता है, ये उनकी कॉम्पिटेंस को यूटिलाइज करता है और वो पूरी तरीके से मतलब उनको कोशिश करता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए उनको उनकी तरफ से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिले। ठीक है, ये जो है इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को, कोऑर्डिनेशन को। क्या करता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर और जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेकर आता है। फोर्थ पॉइंट है ये टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बीच में बैलेंस लेकर आता है। जो बैलेंस है ना वो कैसे आता है कि आप चेक्स बैलेंसेस करो, कंटिन्यूअस नेगोशिएशंस करो, जो प्रोजेक्ट और फंक्शनल में जो लोग हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, तो उससे बैलेंस देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, ये कम्युनिकेशन का फ्लो इम्प्रूव करने में मदद करता है। कैसे कि आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से कम्युनिकेट कर दी जाती है, इसीलिए कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। सिक्स्थ पॉइंट इसमें है ये स्पेशलाइजेशन इनकरेज करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, इकोनॉमीज़ मिलती हैं जो स्पेशलाइजेशन से आपको देखने को मिलती हैं। क्यों, जो स्पेशलाइज्ड सेंट्रल पूल्स क्रिएट करे जाते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट में, जो स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं प्रोजेक्ट यूनिट्स को। सिंपल सी बात है, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, 6 पॉइंट हैं इसके भी। पहला पॉइंट कहता है जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका जो क्लासिक प्रिंसिपल है ना, यूनिटी ऑफ कमांड, उसको वायलेट करता है। क्या था यूनिटी ऑफ कमांड, कि आपको सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर लेना चाहिए, पर यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अभी जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको 2 बॉस वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक फंक्शनल मैनेजर है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ईजीली साइड ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट यूनिट है जो अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाती है तो फंक्शनल ग्रुप जो है तो भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड कर देगा, इसकी गलती है, मेरा कुछ नहीं है।
दूसरा पॉइंट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन की, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। क्यों? क्योंकि ना तो फंक्शनल हेड की अथॉरिटी है प्रोजेक्ट लाइन पे एक डायरेक्ट तरीके से, और ना ही प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरी अथॉरिटी मिलती है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ पे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं होती। थर्ड पॉइंट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक होमोजीनियस या फिर कॉम्पैक्ट एक होमोजीनियस नहीं होता है, कॉम्पैक्ट ग्रुप नहीं होता है। जो मल्टीप्लिसिटी है एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की, वो जो एफिशिएंसी है उसको इम्पेयर करता है। देखो बेसिकली क्या है कि अपनी जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, वो लोग एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं, देखो भाई मेरे पास इस चीज़ की स्पेशलिटी है। वो ओवरऑल प्रोजेक्ट से ज़्यादा महत्व देते हैं कि भाई मेरी तुम अब वो देख लो पहले स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल क्लैरिटी आपको नहीं देखने को मिलती है। हाँ मानता हूँ थोड़ा अजीब सा पॉइंट है पर ठीक है। फोर्थ इसमें है फॉर्मल रिलेशंस के अलावा जो इनफॉर्मल वंस हैं वो भी इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिफ्थ, डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीब्यूट करती है किसको? इनडिसिप्लिन, एम्बिग्यूटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट को। जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, जो डुअल कमांड उसको मिल रहा है, दो लोगों से कमांड मिल रहा है, वो दोनों बॉस की प्रायोरिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट है, हर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको अपने प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा होता है उसके सर पे। इसके लिए जो हर प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको रिसोर्सेज दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बीच में लड़ाई वड़ाई हो सकती है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब बचता है अपना वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फटाक से उसकी भी बात कर लेते हैं। जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये टेम्पररी नेटवर्क है नंबर ऑफ कंपनीज के बीच में, जो एक साथ आई है एक स्पेसिफिक वेंचर को अकॉम्प्लिश करने के लिए। इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये क्रिएट किया गया है ताकि जो फास्ट चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, स्किल्स को शेयर किया जा सके, और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें एक्सेस भी फैसिलिटेट किया जा सके। हर पार्टिसिपेटिंग कंपनी कंट्रीब्यूट करती है ताकि वो अपना बेस्ट दे। जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है ये बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर है, जो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द क्रिएट किया गया है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे रिलाई करता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फाइनेंसिंग और बाकी क्रूशल बिजनेस फंक्शंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। आप सामने फोटो में देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी में इंगेज हैं, ये उनको अलाउ करता है कि वो अपनी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को एक साथ लेकर आएँ। जो कोर है नेटवर्क स्ट्रक्चर का वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक नेटवर्क में। तो एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो मैनेजर्स हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना ज़्यादातर टाइम कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग में ही लगा देते हैं। किसको? एक्सटर्नल रिलेशंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में। जो इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में, वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। आप इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करते हो? सेल फोन की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक मेल की मदद से, फैक्स की मदद से, एक्सेट्रा। इससे क्या है कि नए नए ऑफिस का रेंट देने से आप बच जाते हो, और कंपनीज के बीच में जो ट्रैवल का इतना ज़्यादा खर्चा होगा आप उससे भी बच सकते हो। जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करती हैं, जैसे IBM, एप्पल, फोर्ड, एक्सेट्रा। ऐसे कोई मतलब ये नहीं है यार कि छोटी कंपनीज नहीं कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, उनकी मर्जी है। जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल है ऐसे बिजनेस के लिए जहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी US मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने इसे अप्लाई किया है, ठीक है, जो लो कॉस्ट लेबर की जिनको ज़रूरत होती है।
वो फॉरेन सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या कि यहाँ पे आप जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर क्लोज कंट्रोल नहीं रख सकते हो। दूसरा कि यहाँ पे आपको जो पार्टनर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी पे डाउट हो सकता है। हाउएवर अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो सकती है। ये फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हो सकता है कि वो जो आपके सर्टेन टाइप्स हैं, वेंचर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैपिटलाइज कर सके, ढंग से चला सके। अभी देखो यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की। तो बेसिकली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है सारा काम। पहली एडवांटेज है इसका कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल देखने को मिलती है। बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हेडक्वार्टर्स में। दूसरा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर आपका काफ़ी लीन है। थर्ड, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स की चॉइस है ये क्वालिटी और कंट्रोल के बेसिस पे करी जाती है। फोर्थ, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पूरी दुनिया में आप उनको लोकेट कर सकते हो, दुनिया में कहीं से भी उठा कर ला सकते हो। लिमिटेशंस क्या है इनकी? पहला, यहाँ पे आपको ऑपरेशंस जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं उसके ऊपर आपका काफ़ी लिमिटेड कंट्रोल होता है। दूसरा, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ का और सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड, अब क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है अगर, तो नई रिलेशनशिप्स को डेवलप करना पड़ता है। और फोर्थ, जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में वो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और इसी के साथ आपका 13th चैप्टर भी खत्म होता है। अभी बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 14 के साथ, जिसका नाम है मोटिवेशन। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक लगे टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।